Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. As you can see, this is your syllabus of history 12th, and we have completed 2 chapters in unit 1 to 4, themes in Indian history part 1 chapter in themes in Indian history part 2, and 1 chapter in part 3. So today we are going to start the 5th unit, medieval society through traveler's account, because after that then there will be 2 chapters completed in this unit, in this part. Okay. Okay, ma'am. Okay. So this is your 5th chapter, as in medieval society through traveler's account. Let me share the detailed information about it. Okay, so here we are going to study a discussion where they traveled, the people who traveled across the countries and continents, and what they wrote and whom they wrote and for whom they wrote. ठीक है. सो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो कुछ ऐसे ट्रैवलर्स जो हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और उन्होंने किसके लिए लिखा, क्या लिखा है, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी. अब यहाँ पे एक्सर्प्ट्स जो है वो लिए गए हैं अल बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रेंकोइस बर्नियर के. ठीक है, ये चीजें हमने यहाँ पे पढ़नी है. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. Theme 5, through the eyes of the traveler, perceptions of society, 10th to 17th century. यहाँ पर जो भी ट्रैवलर्स आए हैं उनके क्या व्यू पॉइंट रहा है सोसाइटी को लेकर के, उन्होंने क्या क्या चीजें लिखी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. 10 से 17th सेंचुरी तक का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. विमेन और मैन दोनों ही जो है ट्रैवल करते थे काम की तलाश में, या नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, या एज अ ट्रेडर के तौर पे, व्यापारी के तौर पे, मर्चेंट के तौर पे, सोल्जर के तौर पे, प्रीस्ट के तौर पे, पिलग्रिम्स यानी तीर्थ यात्री के तौर पे, और कई बार जो है एडवेंचर की तलाश में भी लोग बाग ट्रैवल करते हैं. ठीक है, तो जो लोग आए और उन्होंने विजिट करी नई जगह, नई लैंड उन्होंने ढूंढा. ठीक है, वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगह पे वो गए, लैंडस्केप देखे, फिजिकल एनवायरनमेंट देखा, अलग अलग कस्टम लैंग्वेजेस देखे, विश्वास देखे, लोगों के द्वारा की जाने वाली प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो देखी. ये सब चीजें जो भी इधर से उधर जाता है, सपोज आप भी कहीं घूमने जाते हो, तो ये सब नॉर्मल चीजें हैं जो हर कोई व्यक्ति जो है नोटिस करता है. अब इनमें से कई सारे जो थे उन्होंने इन चीजों को अडेप्ट भी किया, ट्राई करा उन डिफरेंसेस को अडेप्ट करने की. कुछ जो थे एक्सेप्शनल थे, उन्होंने ध्यान पूर्वक लिखे, सारी चीजें रिकॉर्ड करा, जो भी उन्हें अनयूजुअल या रिमार्केबल लगता था वो सब चीजें वो लोग लिख लेते थे या नोट कर लेते थे. अनफॉर्चुनेटली कुछ जो है वो ट्रैवल जिन्होंने किया है उनके बारे में ज्यादा, जो विमेन थी बेसिकली, उनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है. ठीक है, उनके द्वारा लिखी हुई चीजें ज्यादा नहीं मिली है. तो अब यही सारी चीजों के बारे में बेसिकली 3 नाम जो मैंने भी आपको बताए थे, उन्होंने क्या क्या ढूंढा, क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या लिखा, किस राजा के बारे में लिखा, किस प्रदेश के बारे में लिखा, किसके लिए लिखा, किस तरह की किताबों में लिखा, कितने वॉल्यूम्स आए, वो सब चीजें इसमें पढ़ेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. Women and men have traveled in search of work to escape from natural disasters as traders, merchants, soldiers, priests, pilgrims, or driven by a sense of adventure. Women और men दोनों ही ट्रैवल करते आए हैं काफी समय से काम की तलाश में, नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए. ट्रेडर्स, मर्चेंट, सोल्जर, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स, और कुछ लोग जो हैं वो एडवेंचर की तलाश में भी ट्रैवल करते हैं. Those who visit or come to stay in a new land invariably encounter a world that is different in terms of the landscape or physical environment as well as customs, languages, beliefs and practices of people. जो लोग आते हैं, रुकते हैं नई जगह पर, उनको कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं, डिफरेंट होती है, वहाँ की ज्योग्राफी डिफरेंट होती है, एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, कस्टम, लैंग्वेज, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस सब कुछ डिफरेंट होता है. मैनी ऑफ देम ट्राई टू अडेप्ट टू दीज डिफरेंसेस, और कुछ लोग जो है वो कोशिश करते हैं इनको अपनाने की, इन डिफरेंसेस को. अदर समवॉट एक्सेप्शनल नोट देम केयरफुली इन अकाउंट्स, और कुछ जो एक्सेप्शनल लोग होते हैं वो इनको रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं. जनरली रिकॉर्डिंग व्हाट दे फाइंड अनयूजुअल और रिमार्केबल, और वो अधिकतर वो चीजें रिकॉर्ड करते हैं जो उनके लिए अजीब होती हैं या बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होती है या उनको बिल्कुल डिफरेंट लगती हैं, वो चीजें.
Unfortunately, we have practically no accounts of travel left by women, though we know that they travel. अब अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश हमारे पास में विमेन के द्वारा लिखी हुई कोई भी चीज नहीं है, बल्कि हमें बस ये पता है कि हाँ उन्होंने भी ट्रैवल किया है, लेकिन उनके द्वारा लिखा हुआ कुछ भी रिपोर्ट वगैरह या कुछ भी अकाउंट जो है वो नहीं है। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। ओके, अब है द अकाउंट्स दैट सर्वाइव आर ऑफन वेरिड इन टर्म्स ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर। अब जो चीजें सर्वाइव कर गई, जो लेखा जोखा था जो सर्वाइव कर गया, वो अलग अलग सब्जेक्ट मैटर पे लिखा हुआ है। Some deal with the affairs of the court, while others are mainly focused on religious issues or architectural features and monuments. अब कुछ चीजें जो है उस समय में जो अदालतें लगा करती थी, दरबार लगा करता था, उनके बारे में लिखा किसी ने रिलीजियस इश्यूज, धार्मिक इश्यूज जो होते हैं उन पर लिखा है, किसी ने आर्किटेक्चर के ऊपर लिखा है, मॉन्यूमेंट्स के ऊपर लिखा है। तो सारे ही जो चीजें हैं, सबका ही जो अकाउंट्स हैं, सबका मैटर जो है, सब्जेक्ट मैटर, वो काफी वेरी करता है, यानी कि काफी डिफरेंट है। For example, one of the most important descriptions of the city of Vijayanagara, chapter 7 in the 15th century, comes from Abdur Razak Samarkandi, a diplomat who came visiting from Herat. अब क्या था, जैसे कि चैप्टर 7 के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे विजयनगरा जो एम्पायर है उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है आपके, वहां पर उस चैप्टर के मतलब उस विजय सिटी जो थी विजयनगरा की, उसके ऊपर लिखा है अब्दुल रजाक समरकांदी ने, जो 15 सेंचुरी में लिखी गई है चीजें। और ये एक डिप्लोमेट था जो आया था हेरात से, ठीक है, राजनयिक नायक था, ठीक है, कूटनीतिक या डिप्लोमेटिक्स या पॉलिटिशियन या कुछ भी आप कह सकते हो, वो था ये हेरात करके जो जगह है वहां से विजिट करने आया था। इन अ फ्यू केसेस ट्रैवलर्स डिड नॉट गो टू डिस्टेंट लैंड्स। For example, in the Mughal Empire, chapter 8 and 9, administrators sometimes travel within the empire and record their observations. कई बार जो है ये ट्रैवलर्स एक जगह से दूसरी जगह, दूर दूर जगहों पे नहीं गए हैं, कई बार ये अपने ही एम्पायर में घूमे हैं। जैसे कि मुगल एम्पायर 8th और 9th चैप्टर में आप पढ़ोगे, वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो अपने ही एम्पायर में घूमते थे और वहां पे चीजों को ऑब्जर्व करते थे। Sometimes some of them were interested in looking at popular customs, the folklore and the traditions of their own land. कुछ लोग जो थे, जो ट्रैवल कर रहे हैं अपने एम्पायर के अंदर, मुगल एम्पायर के अंदर, उन लोगों को अपने ही कस्टम्स, जो पॉपुलर कस्टम्स उनको देखने में इंटरेस्ट था, या कथाएं, लोक कथाएं जो होती हैं उनको सुनने में इंटरेस्ट था, या जो ट्रेडिशंस उन्हीं की जमीन से जुड़े हुए उनको देखने में इंटरेस्ट था। इन दोनों ही पैराग्राफ्स में किसी को कोई दिक्कत आई है तो अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am, no problem. नो मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, नो प्रॉब्लम मैम। in this chapter we shall see how our knowledge of the past can be enriched through a consideration of descriptions of social life provided by travelers who visited the subcontinent, focusing on the accounts of three men: al-Biruni, who came from Uzbekistan 11th century; Ibn Battuta, who came from Morocco in now northwestern Africa 14th century; and the Frenchman Francois Vernier 17th century. इस चैप्टर के अंदर हम इसी तरह की नॉलेज जो है, जो पास्ट से रिलेटेड है, उसके बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन जो सोशल लाइफ के दे रखे हैं यहाँ पे, ट्रैवलर्स जो आए यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट से, उनके बारे में बेसिकली अल-बिरूनी जो उज़्बेकिस्तान से थे, इब्न बतूता मोरक्को से थे, और फ्रैंकोइस बर्नियर जो थे वो फ्रेंच में थे, यानी कि फ्रांस से थे। अलग अलग सेंचुरी में ये लोग आए, अलग अलग चीजों के बारे में इन्होंने लिखा, अलग अलग किताबें इन्होंने छापी, तो उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे दो फिगर्स दे रखे हैं। 5.1 के अंदर पान लीव्स दे रखी हैं, दूसरा 5.1b उसके अंदर कोकोनट यानी कि नारियल जो है उसकी तस्वीर दे रखी है। दोनों के बारे में ये चीज बोली गई है कि जो भी ट्रैवलर्स यहाँ आते थे वो दोनों ही ये दोनों ही चीजों को देख करके वो उनको बहुत अनयूजुअल लगता था। पान की पत्तियां वो देख करके उनको अजीब लगता था, अनयूजुअल लगता था, और कोकोनट जो है वो देख करके भी उनको अजीब अनयूजुअल लगता था। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके। नो मैम। As these authors came from vastly different social and cultural environments, they were often more attentive to everyday activities and practices, which were taken for granted by indigenous writers for whom these were routine matters not worthy of being recorded. It is this difference in perspective that makes the accounts of travelers interesting. Who did these travelers write for? As we will see, the answers vary from one instance to the next. अब ये जितने भी ऑथर्स आए हैं ये दूर दराज की जगहों से आए हैं, जिनका बिल्कुल डिफरेंट सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट हुआ करता था, और अक्सर उनको
रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज होती थी, एवरीडे एक्टिविटीज जो होती थी या प्रैक्टिसेस जो होती थी, वो उसको रिकॉर्ड करते थे, वो अटेंटिवली उस पर ध्यान देते थे, जो कि यहाँ के लोग थे, जो यहाँ के राइटर्स थे, उनके लिए वो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन काम होता था और वो उनको नहीं लगता था कि ये रिकॉर्ड करने लायक है, जो यहाँ के लोग थे। लेकिन उन लोग जो बाहर से आए थे उनको ये चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी, इसीलिए उनकी सोच, अब इसके अंदर हम चैप्टर के अंदर यही देखेंगे कि जितने भी ट्रैवलर्स आए उनको क्या क्या चीजें इंटरेस्टिंग लगी, ठीक है। और इन क्वेश्चंस के भी आपको जवाब मिलेंगे कि ये ट्रैवलर्स जो थे किसके लिए लिखते थे, और आंसर्स जो आपको मिलेंगे इसके अंदर वो एक से दूसरे में से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। पहला है अल बिरूनी एंड द किताब उल हिंद फ्रॉम द ख्वारिज्म टू द पंजाब। अल बिरूनी was born in 1973, सॉरी 973, ये पैदा हुए थे 973 में। ख्वारिज्म इन प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान, यानी कि पुराना नाम है इसका ख्वारिज्म और आज के जमाने का नाम है उज्बेकिस्तान, यानी ये वहां पे इनका जन्म हुआ था। ख्वारिज्म was an important center of learning. अल-बिरूनी received the best education and available at the time. अब उस जगह के बारे में बोला गया है कि अल-बिरूनी ने यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई करी है जो कि उस समय में अवेलेबल थी, ठीक है, और वो इम्पोर्टेंट लर्निंग सेंटर के तौर पे जाना जाता था। He was well versed in several languages: Syriac, Arabic, Persian, Hebrew and Sanskrit. इनको बहुत सारी भाषाएं आती थी, काफी इंटेलिजेंट थे ये। Syriac, Arabic, Persian, Hebrew और संस्कृत। Although he did not know the Greek, he was familiar with the works of Plato and other Greek philosophers, having read them in Arabic translation. भले इनको ग्रीक नहीं आती थी, लेकिन फिर भी ग्रीक के जो फिलोसोफर्स रहे हैं, प्लेटो उन और बाकी जो फिलोसोफर्स रहे हैं, उनका ट्रांसलेटेड वर्जन जो अरेबिक ट्रांसलेशन में था वो इन्होंने पढ़ा है। इन 1017 when Sultan Mahmud invaded Khwarizm, he took several scholars and poets back to his capital. Ghazni al-Biruni was one of them. जब अब यहाँ पर सुल्तान महमूद ने उज्बेकिस्तान यानी कि ख्वारिज्म पर हमला किया, तो वो अपने साथ में कई सारे पढ़े लिखे लोग और पोएट्स को अपनी कैपिटल ले गया था और गजनी लेके गया था। अल बिरूनी जो थे उनमें से एक थे, वो एक जिनको वो लेके गया था। ही अराइव्ड इन गजनी एज अ हॉस्टेज, और उनको गजनी के अंदर जो कैपिटल थी महमूद की, सुल्तान महमूद की, वो थी गजनी, और गजनी के अंदर वो एक हॉस्टेज की तरह, बंदी की तरह लाए गए थे। But gradually developed a liking for the city where he spent the rest of his life until his death at the age of 70. लेकिन धीरे धीरे उनको वो शहर भाने लगा और उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी वहीं बिताई जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई, और वो उस समय 70 साल के थे। समझ में आया इस पैराग्राफ में? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. अब गजनी जो था शहर, इट वॉज इन गजनी दैट अल बिरूनी डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन इंडिया। गजनी शहर के अंदर ही अल बिरूनी जो थे उनको इंडिया के बारे में पता पड़ा और उनको इंटरेस्ट आने लगा। This was not unusual, और ये चीज unusual नहीं थी। संस्कृत works on astronomy, mathematics and medicines had been translated into Arabic from the 8th century onwards. अब ये unusual क्यों नहीं था इंडिया में इंटरेस्ट आना? क्योंकि संस्कृत का जो काम है, जो एस्ट्रोनॉमी को लेकर के, मैथमेटिक्स या मेडिसिन को लेकर रहा है, वो अरेबिक के अंदर ट्रांसलेट किया जाता था 8th सेंचुरी से ही शुरू हो गया था। When the Punjab became a part of the Ghaznavid Empire, contacts with the local population helped create an environment of mutual trust and understanding. अब गजनविद एम्पायर जब पंजाब तक पहुंच गया था, वहां पे एस्टेब्लिश हो गया था, हिस्सा बन गया था पंजाब उसका, तो वहां की लोकल पॉपुलेशन से लोग बाग इंटरेक्ट करते ही थे, कांटेक्ट में रहते ही थे, इसलिए वहां पर एक भावना जो है म्यूचुअल ट्रस्ट की वो डेवलप हुई थी और अंडरस्टैंडिंग की भावना जो है वो भी डेवलप हुई थी। अल-बिरूनी स्पेंड इयर्स इन द कंपनी ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट एंड स्कॉलर्स। अल-बिरूनी ने काफी साल बिताए हैं ब्राह्मण प्रीस्ट और स्कॉलर्स जो उनकी संगत में, उनकी कंपनी में, लर्निंग संस्कृत, और वहां से उन्होंने संस्कृत सीखी, एंड स्टडिंग रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, और जितने भी धर्म से रिलेटेड या फिलोसॉफिकल टेक्स्ट थे वो भी उन्होंने पढ़े। While his itinerary is not clear, it is likely that he traveled widely in the Punjab and parts of northern India. अब इनकी जो इटिनरी थी वो ज्यादा क्लियर नहीं थी, और इन्होंने काफी सारे हिस्से जो हैं, इन्होंने काफी सारे जो यात्रा करी है वो बेसिकली, मतलब इनका जो ट्रैवलिंग एक तरीके से ब्यौरा होता है वो प्रॉपर क्लियर नहीं है, लेकिन
यहाँ पर इन्होंने, माना जाता है कि इन्होंने अधिकतर पंजाब और कुछ हिस्से जो है नॉर्दर्न इंडिया के वहां पे ट्रेवल किया है। ट्रैवल लिटरेचर वाज ऑलरेडी एन एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ द अरेबिक लिटरेचर बाय द टाइम ही रोट। अब ट्रैवल लिटरेचर एज इन की जब आप ट्रैवल करो और आप जो भी चीजें लिख रहे हो वो एक्सेप्ट किया जाता था अरेबिक लिटरेचर के अंदर जब इन्होंने लिखना शुरू करा था। This literature dealt with lands as far apart as the Sahara Desert in the west to the river Volga in the north। अब ये जो लिटरेचर था इनका ट्रैवल लिटरेचर, वो बेसिकली जो दूर दराज के सारा डेजर्ट के एरिया थे वहां से लेकर के जो वेस्ट में रिवर वोल्गा नदी बहती थी वहां तक के थे। सो while few people in India would have read Al-Biruni before 1500, many other outside India may have done so। तो 15th सेंचुरी के अंदर, एज इन 1500 के अंदर एल बिरूनी के जो लिखा है इन्होंने, बिरूनी ने, उसके बारे में ज्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ा है इंडिया के अंदर, लेकिन बाहर के लोग जो थे वो पढ़ चुके थे। इन दोनों ही पैराग्राफ्स के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. No, ma'am. No No, problem. ma'am. No, ma'am. ओके, अब इन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम था किताब उल हिंद। अल बिरूनीज किताब उल हिंद रिटन इन अरबिक इज सिंपल एंड लूसिड। अब ये जो किताब थी ये एजन की इंडिया के ऊपर थी और अरेबिक में लिखी गई थी, ठीक है, और इसका जो मीनिंग है वो काफी क्लियर था और सिंपल था। It is a voluminous text divided into 80 chapters on subjects such as religion, philosophy, festivals, astronomy, alchemy, manners and customs, social life, weights and measures, iconography, laws and metrology। metrology जो है बेसिकली क्या होता है, जो अपने साइंस है मेजरमेंट की, उसको बोलते हैं। अब इन्होंने जितनी भी चीजें लिखी हैं उसके अंदर ये दे रखा है, काफी वॉल्यूमिनस टेक्स्ट, यानी काफी ज्यादा कुछ लिखा है जो करीब 80 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर लिखा है। और ये डिवाइडेड है अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, जैसे कि धर्म, फिलोसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, अल्केमी एज इन की केमिस्ट्री सॉर्ट ऑफ, ठीक है, मैनर्स, कस्टम, सोशल लाइफ, वेट्स, मेजर्स, आइकनोग्राफी, लॉज और मेट्रोलॉजी, ये सारी चीजों पर इन्होंने लिखा है। यानी वो 80 चैप्टर्स के अंदर ये सब चीजें बताई गई हैं। किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. Generally thought, No, ma'am. generally though not always, Al-Biruni adopted a distinct structure in each chapter। जनरली जो हमेशा नहीं करता था वो, अल-बिरूनी ने जो है अलग अलग स्ट्रक्चर लिया है हर चैप्टर के लिए। बिगिनिंग विद अ क्वेश्चन, शुरुआत तो चैप्टर की क्वेश्चन से करता था। फॉलोइंग दिस अप विद अ डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन सांस्कृतिक ट्रेडिशंस, और आगे जाके डिस्क्रिप्शन होता था सांस्कृतिक ट्रेडिशन के अंदर जो भी था। एंड कंक्लूडिंग विद अ कंपैरिजन विद अदर कल्चर्स, और एंड में कंक्लूजन देता था बाकी कल्चर्स को कंपेयर करते हुए। Some present day scholars have argued that this almost geometric structure, remarkable for its precision and predictability, owed much to his mathematical orientation। आज के जमाने के जो बुद्धिजीवी स्कॉलर्स हैं वो इस चीज को लेकर के बहस करते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है, कि शुरुआत क्वेश्चन से की जा रही है, फिर डिस्क्रिप्शन आ रहा है और फिर उसके बाद में कंक्लूजन आ रहा है जिसमें भी कंपेयर किया जा रहा है, वो एक अपने आप में प्रशंसनीय चीज है। एक प्रिसिशन जो है, प्रॉपर एक करेक्ट वे जो होता है राइटिंग का वो है, और प्रिडिक्टेबिलिटी जो है इसके अंदर वो भी देखी जाती है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ एंड में कंक्लूजन में आपको समझ में आ जाएगा दूसरे कंपैरिजन जब किया जाएगा। ये इसकी मैथमेटिकल ओरिएंटेशन को दर्शाता है कि हाँ, जैसे मैथ्स के अंदर क्वेश्चन होता है, फिर उसके बाद में उसका डिस्कशन यानी उसका एक्सप्लेनेशन होता है और एंड में आता है आपका आंसर, उसी तरीके से यहाँ पे ये चीज जो लिटरेचर में फॉलो की गई है वो भी काफी अप्रिशिएबल है। समझ में आया? सेकंड पैराग्राफ में कोई दिक्कत? मैम एक बार ही स्कॉलर से वापस समझाइए। स्कॉलर्स जो आज के जमाने के हैं, जो पढ़ रहे हैं इनकी किताब है उल हिंद, वो इनकी राइटिंग स्टाइल की तारीफ करते हुए बोल रहे हैं कि इन्होंने जितने भी चैप्टर्स लिखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट पे, उस पे इन्होंने प्रॉपर एक तरीके को फॉलो करते हुए लिखे हैं कि पहले वहां पे ये उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, सपोज ये रिलीजन से रिलेटेड चीज लिख रहे हैं तो रिलीजन क्या है उस तरीके से पूछेंगे, फिर समझाएंगे रिलीजन का मतलब क्या होता है, और एंड में किस किस तरह के दूसरे रिलीजन लिखे गए हैं
वो चीज इन्होंने समझाई है। तो ये एक जो फॉर्मेट है, राइटिंग स्टाइल जो है इनकी, उसकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने इसको कंपेयर किया है कि इनकी मैथमेटिकल स्किल्स काफी अच्छे थे, तो उन्होंने उस चीज को प्रॉपरली यहाँ पर भी अप्लाई करी है। होते मैम, थैंक यू। Okay. Then we have the third paragraph. Al-Biruni, who wrote in Arabic, probably intended his work for peoples living along the frontiers of the subcontinent. अल-बिरूनी जिन्होंने अरबिक में लिखा है, लगभग ये चीज मानी जाती है कि भाई उन्होंने लोग बाग जो सब कॉन्टिनेंट के फ्रंटियर पर रह रहे थे उनके बारे में लिखी है, उनकी जिंदगियों के बारे में लिखी है। He was familiar with the translations and adaptations of Sanskrit, Pali and Prakrit texts into Arabic. They ranged from fables to work on astronomy and medicine. और ये फेमिलियर थे कि किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, जो चीजें अडेप्ट की थी इन्होंने संस्कृत, पाली और प्राकृत टेक्स्ट से अरेबिक में किस तरह ट्रांसलेट करना है, और उसमें कई सारे टेबल्स जो है वो भी देखे गए इनके काम के अंदर, जो बेसिकली होते थे किससे, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन से रिलेटेड। However, he was also critical about the ways in which these texts were written and clearly wanted to improve on them. हालांकि ये जो चीजें हैं, ये जो भी वहां पे लिखा हुए थे, फेबल्स जो भी थे, उसको लेकर के इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है। जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं उसको लेकर के इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है, और उन्होंने माना है कि इसको और अच्छे से लिखा जा सकता था, इम्प्रूवमेंट जो है इसमें किया जा सकता था। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम, नो प्रॉब्लम। No, ma'am. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स जो है इकट्ठी कर लीजिएगा। विल डिस्कस ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स इन आवर नेक्स्ट क्लास व्हिच विल बी ऑन मंडे। हैव अ Okay, नाइस डे ma'am. अहेड। Thank you. गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, ma'am.